अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है बायोएनर्जेटिक्स। आज इसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो उसके एक वीडियो जो है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है, वो आपने देख लिया होगा। अब जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है, तो उसमें हम अब डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के 2 फेसेस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या है, वो डिवाइड किया गया है 2 फेसेस के अंदर। 2 फेजेस के अंदर या 2 रिएक्शंस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है लाइट रिएक्शन, और जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड है डार्क रिएक्शन, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक, अब क्या है जो टर्म है ना, अब लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसमें हम जो लाइट है ना, एनर्जी, ठीक है, जो सनलाइट है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक, अब क्या है कि कुछ लाइट जो है ना, वो यूज़ की जाती है स्प्लिट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को तोड़ने के लिए। ठीक, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह अलग अलग होंगे। अब जो ये वाटर टूटता है ना, ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इसी को ही हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक, ऑक्सीजन जब वाटर टूट जाता है तो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाता है, हम जिसको हम इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। और क्या है कि हाइड्रोजन निकलता है एक अदद, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर क्या है, ग्लूकोज बना लेते हैं। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, C6H12O6। ठीक, तो कार्बन के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके पास कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। हम हाइड्रोजन, जब वाटर टूटता है उसमें से हाइड्रोजन लेकर हम क्या है, ग्लूकोज बना देते हैं। अब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, उसके पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट मतलब लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? जैसे कि अगर ये एक वेव है, ठीक है, ये ऊपर हो गया क्रिस्ट, एक ये क्रिस्ट है, एक ये क्रिस्ट है, ये नीचे ट्रफ है ये। ठीक, तो अब क्रिस्ट, एक क्रिस्ट के बीच में दूसरे क्रिस्ट के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा ना, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो क्या है कि क्लोरोफिल के पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ में लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब क्या है कि क्लोरोफिल के अंदर जो थाइलाकॉइड होता है ना, वो करता है लाइट के कुछ मॉलिक्यूल्स को। थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है, वो लाइट के कुछ मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करती है। जैसे कि एक वायलेट कलर होगा, एक ब्लू कलर होगा और एक रेड लाइट होती है। मगर क्या है कि वो रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन कलर को, इसीलिए वो हमें ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। मीन्स वो जो कलर रिफ्लेक्ट करेंगे हमें वही कलर दिखाई देगा। अब ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन कलर को, इसलिए हमें ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, दूसरे भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि जिनको हम और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जिनको हम कहते हैं कि ये हैं जिनके अगर पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, अब हर थैलाकॉइड के पास 1000 कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, 1000 कॉपीज़ होती हैं टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम। क्योंकि फोटो सिस्टम जो है वो 2 किस्म के होते हैं। हर थैलाकॉइड के पास ऐसे 1000 काइंड्स की, इस तरह की इसकी कॉपीज़ मौजूद होती हैं। अब फोटो सिस्टम 2 कौन से होते हैं, 2 किस किस्म के होते हैं? एक होता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ये 2 होते हैं, जिनमें से ये जो दोनों जो मुश्तमिल होते हैं ना, ये बहुत ही मेजर पार्ट्स हैं। ये दोनों मेजर पार्ट्स होते हैं। एक को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये यहाँ पर इमेज दी गई है, तो ये क्या है कि जो पहला वाला है वो फोटो सिस्टम 2 है और दूसरा वाला है वो फोटो सिस्टम 1 है। तो फोटो सिस्टम 2 जो है, वहाँ पर क्या है, सबसे पहले लाइट एनर्जी पड़ेगी और वहाँ पर जो एनर्जी आएगी उसको एक कैरियर क्या करेगा, लेकर वो दूसरे वाले के पास उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक, दूसरा वाला जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा फोटो सिस्टम 1 तक, वो एनर्जी जाएगी वहाँ पर और वहाँ पर यूटिलाइज होगी। ठीक, तो उसके दौरान क्या है कि एक बीच में ये स्पॉट आ रहा है, वहाँ पर जो एनर्जी है ना उसको थोड़ा-सा यूज़ किया जाएगा और उसको यूज़ कर क्या है कि हम एटीपी बना लेंगे। यहाँ पर एक एटीपी बनता है। अब जो जो फोटो सिस्टम 1 है, वहाँ पर भी ज़ाहिर है सनलाइट पड़ी, मतलब वहाँ पर भी जैसे कि एनर्जी की नीड हुई। उसकी जो एनर्जी होगी ना, वो वो अपनी जो एनर्जी होगी वो अपने ऊपर जो दूसरा वाला है उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, उस कैरियर को देगा और वहाँ पर वो उसके साथ क्या बना देगा, वो एनएडीपीएच बना देगा। ठीक, वो जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके साथ ये एनएडीपीएच बना देगा। और यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में
स्प्लिटिंग भी होती है वाटर की। जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो जो फर्स्ट वाले के पास जैसे अब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई क्योंकि उसके पास जो एनर्जी आई थी वो उसने ट्रांसफ़र कर दी है, तो उसके पास खुद के पास जो कमी है वो जो वाटर टूटेगा ना वो पूरी कर देगा। वो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी कमी पूरी करेंगे और जो हाइड्रोजन वगैरह होगा वो सारा सब कुछ ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या हाइड्रोजन है वो इसकी कमी फर्स्ट वाले की वो वाटर पूरी कर देता है। सो इट इज़ इसी तरह से क्या है कि हमारे 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स बन जाते हैं, एक एटीपी बन जाता है और दूसरा एनएडीपीएच बन जाता है। अब जो आपने देखा कि उसमें क्या था कि जो कन्वर्जन हो रही है ना लाइट एनर्जी की, ठीक है, वो होती हैगी क्लोरोफिल। जब एनर्जी जो है वो पड़ती है रिएक्शन सेंटर के ऊपर, मीन्स हर क्लोरोफिल के पास एक बीच का सेंटर होता है जहाँ पर एनर्जी वगैरह पड़ती है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। वहाँ पर जहाँ रिएक्शन एनर्जी पड़ती है और वहाँ पर जब वो एनर्जी को रिसीव करता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना क्लोरोफिल में से वो जंप करेगा दूसरे की तरफ, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, इसी को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। मीन्स एक जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, क्लोरोफिल से या एक मॉलिक्यूल्स वो उसको छोड़ेगा, वो वहाँ से जंप करेगा और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम वो दूसरे वाले के पास जाएगा, ठीक है। अब अब ये जो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है एक से दूसरे के पास, दूसरे के पास जब ये जंप करेगा, ठीक है, तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है रिलीज करते हैं अपनी एनर्जी को, जो कि रिएक्शन के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। जब उनकी एनर्जी रिएक्शन के अंदर आती है और यूज़ करते हैं तो उससे क्या है कि दो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जंप करेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो यूज़ की जाएगी और उसके साथ ठीक है, तो उसको रिएक्ट करवाकर उसके रिएक्शन में हम क्या है दो जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं वो बना लेते हैं। अब क्या क्या बनता है, एक तो एटीपी बनता है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म है, और एक बनता है एनएडीपीएच, जिसका फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक। अब बनता क्या है, हमारे पास एडीपी मौजूद होता है, ये आपको पहले भी समझाया हुआ है कि एडीपी ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, सेल के अंदर। अब क्या है उसके साथ हम एक फॉस्फेट अटैच कर लेंगे और फिर वो बात क्या है कि फॉस्फेट जब अटैच हो जाएगा तो वो फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के अंदर, ठीक है। एनएडीपी जो है वो भी सेल के अंदर मौजूद होता है। वाटर जब टूटता है तो क्या है वाटर के अंदर से हाइड्रोजन जो है वो निकलता है, वो एनएडीपी के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक रिड्यूस फॉर्म में एनएडीपीएच बन जाता है, ठीक है, एनएडीपीएच2। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि दो रिच कंपाउंड्स बन जाएंगे जिनको हम नेक्स्ट जो उसका फेस होगा फोटोसिंथेसिस का उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है ये डार्क रिएक्शन, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि एनर्जी डायरेक्ट यूज़ नहीं होती, मींस फोटोन की सूरत में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एनर्जी यूज़ होती है, बट जो हमने स्टोर की हुई होती है ना एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, उसको हम यूज़ करते हैं। जो फोटोन्स की एनर्जी है, मीन्स लाइट एनर्जी है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पर कि एटीपी और एनएडीपीएच जो कि बने हुए हैं किसमें, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, वो क्या है डिजोल्व हो जाते हैं स्टोमा के अंदर, ठीक है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू पावर सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज। क्यों वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक। अब जो ये फेस होता है ना ये इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है, और ये विथआउट लाइट होता है, विथआउट लाइट होता है, और इसके पास एटीपी और एनएडीपीएच है वो अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बना लेते हैं। अब जो ये फोटोसिंथेसिस का जो फेस है ना ये वाला, ये क्या है कि ये साइक्लिक फेस होता है और ये होता है, ठीक है, ये साइक्लिक फेस होता है जिसको हम केल्विन बेंसल साइकिल भी बोलते हैं। अब जो ये है केल्विन बेंसन साइकिल, ये दो साइंसदान थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। अब क्या है कि इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। थ्री C3 मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब जो इसका इनिशियली प्रोडक्ट बनेगा, शुरुआती वाला जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ना, तो उसमें क्या है कि 3 कार्बन मौजूद होंगे उसके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक, इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। कुछ प्लांट्स ये करते हैं और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या है कि पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो C4 भी बनता है, तो इसलिए हम उसको C4 प्लांट्स या फिर C4 प्लांट्स भी बोलते हैं उनको। अब क्या है कि जो C3 साइकिल होती है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉर्मली हम अपने एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं कुछ, और जो कुछ है वो रिस्पायरेशन से भी हम लेते हैं, ज़्यादातर रिस्पायरेशन से लेते हैं, और जो कुछ चाहिए होते हैं अपने एयर से भी ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं।
अब क्या है कि हमें एक शुगर चाहिए, ठीक है, कार्बन कैप्चरिंग शुगर चाहिए, ठीक है, मीन्स ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट चाहिए जिनके पास 5 कार्बन हों, ठीक है, जिसको हम पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। अगर देखें तो इसके अंदर से राइबोलोस डाइफॉस्फेट आता है, ठीक है, उसके पास 5 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास 5 कार्बन मौजूद होते हैं। और क्या चाहिए, हमें एंजाइम्स चाहिए टू कैटेलाइज ऑल रिएक्शन, ठीक, एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी कौन सी, एटीपी और एनएडीपीएच है, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आती है। इसके बाद आता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के अंदर क्या है कि जो भी कोई काम होता है उस काम होने के लिए उसको एक उसकी हद होती है, ठीक है, एक लिमिट में होता है, उसके बाद वो चीज़ नहीं होती तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 50 मॉलिक्यूल ए के हैं और बी के मॉलिक्यूल्स 100 हैं, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा सी, वो तो 50 ही बनेंगे क्योंकि इसका लिमिटिंग फैक्टर 50 ही है। तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अब जैसे क्या है, द रेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स रिएक्शन डिपेंडेंट इन सम फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट। अब जितने भी बायोकेमिकल्स रिएक्शन जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, जो कि इफेक्ट करते हैं उसकी स्पीड पर, उसकी रेट पर, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल, कि जो लो लाइट है उसकी इंटेंसिटी में जो रेट है फोटोसिंथेसिस का, वो इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। जब उसका हम उसकी जो इंटेंसिटी है हम वो हाई करेंगे तो फिर उसका रेट क्या है, बिकम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या है कि लाइट इंटेंसिटी जो है ना, क्या है कि वो कार्बन वो क्यों नहीं बढ़ रही, जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया तो चाहिए था कि उसकी स्पीड भी बढ़ती, वो क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन थी ना, वो उतनी ही थी, मतलब वो लिमिटेड थी, और जो टेम्परेचर था वो भी लिमिटिंग फैक्टर पे था। इस वजह से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो नहीं रुका, वो बस कांस्टेंट हो गया उधर ही। अब एक ग्राफ दिया गया है, उसके जरिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या था, इस ग्राफ में समझा कि जो z है वो एक पॉइंट है ग्राफ में, ठीक है, उसमें क्या है, लाइट इंटेंसिटी है, जो लिमिटिंग फैक्टर है। जो b है वो क्या है, लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करवा रहा है कि लाइट ज़्यादा तेज हो गई, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो अब इतनी होगी, तो जो एयर बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर। अब वहाँ पर क्या है, जो एयर है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि क्लियरली बता रहा है कि प्लांट्स जो हैं उसमें अगर एयर को कंटेन, अगर उसमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी हाई हो जाएगा। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो लाइट थी वो कम थी, हमने थोड़ी लाइट बढ़ाई तो थोड़ा सा जो उसका पॉइंट था वो उतना ही रह गया, ठीक। तो फिर हमने क्या था, फिर जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या है कि थोड़ा सा पॉइंट लाइट का बढ़ा, मीन्स थोड़ी सी उसकी स्पीड है वो बढ़ी। फिर जब हमने दोबारा और ज़्यादा लाइट बढ़ाई और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या था, वहाँ पर उसका वो जो स्पीड था वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रह गया, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम था। फिर जब हमने अपना टेम्परेचर या अपनी लाइट को उतना ही सेम रखा और हमने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाए, ज़्यादा दिए, तो फिर उसने क्या है, फिर वो थोड़ा सा अपना स्पीड ऊपर से बढ़ा गया, ठीक। और उसके बाद जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर वो क्या है कि वो अपना कांस्टेंट ही दिखा रहा था। तो इसमें अब इसने क्या कहा कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा की तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो उसके रेट था वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या था कि जो हाई लाइट की इंटेंसिटी थी और हाई कॉन्सेंट्रेशन था कार्बन डाइऑक्साइड का, और टेम्परेचर के बनस्पत, ये क्या है कि लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, ये था लिमिटिंग फैक्टर। मगर जो टेम्परेचर था ना वो शुड बी वेरी हाई, अदरवाइज वो कि बहुत ही हाई था। बाकी इंजाइम्स हाई नहीं, मतलब टेम्परेचर को हम हाई नहीं कर सकते थे, अगर हम टेम्परेचर मजीद हाई कर देते तो क्या है, जो इंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाते। हमने सिर्फ लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ाई, तो उसमें फोटोसिंथेसिस में क्या था कि वो जो हाई हो गया थोड़ा सा, और वो वहाँ पर उसने बताया कि ये इसका लिमिटिंग फैक्टर है, अगर मजीद आप बढ़ाएंगे तो ये नहीं चलेगा, कॉन्स्टेंट हो गया। अगर हम टेम्परेचर को और मजीद बढ़ा देते तो क्या है, उसको नहीं बढ़ाना था, अगर बढ़ा भी देते तो इंजाइम जो थे वो डीनेचर हो जाते। अब ये ग्राफ दिया गया है, नीचे है इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और साइड पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने क्या है, लाइट की पहले इंटेंसिटी बढ़ाई तो लाइट जो रेट था फोटोसिंथेसिस का वो कांस्टेंट था, ठीक। हमने फिर क्या किया कि थोड़ा ए पॉइंट पर हमने जाकर टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर हमने कर दिया 20 से 30 सेंटीग्रेड पर। तो उस पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन थी वो है 0.05%। तो वहाँ पर थोड़ी सी जो फोटोसिंथेसिस की स्पीड थी वो बढ़ गई। फिर हमने क्या किया, और उससे आगे मतलब फिर नहीं बढ़ रही थी, उसके बाद फिर एक पॉइंट पे जाकर ये कांस्टेंट हो रही थी। फिर हमने क्या किया कि टेम्परेचर 20 रखा और हमने कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो फिर हमने देखा तो फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी स्पीड और बढ़ गई। फिर वो एक पॉइंट पे जाकर फिर वो भी कांस्टेंट हो गई। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो थोड़ा सा और
बढ़ा, लेकिन फिर स्टॉप हो गया आगे जाकर, लेकिन मतलब फिर आगे नहीं बढ़ा। और उसके आगे क्या था कि टेम्परेचर हमने 30 तक रखा, और उसके बाद हम मज़ीद टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा देते तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाते। ठीक। उसके बाद क्या है कि जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेम्परेचर बढ़ाते या जो भी करते, ये टेम्परेचर जो था ना वो ये इसका लिमिटिंग फैक्टर था। मतलब इनकी एक लिमिट है, ये इसके आगे जो इसका रेट है वो नहीं बढ़ सकता। ये था फोटोसिंथेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, रिस्पायरेशन।